पीसीबी ने आज स्क्वाड अनाउंस कर दिया जी फॉर द वेस्ट इंडीज टूर। एक ऐसा स्क्वाड जो देख के मैं बड़ा हैरान हुआ और मैं बड़ा कंफ्यूज सा हो गया हूँ। जिन बॉयज ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है बांग्लादेश टूर पे वो सारे बॉयज हो गए हैं ड्रॉप। और जिन बॉयज ने बिल्कुल ही पेश कर दिया बांग्लादेश टूर पे, वो जिस तरीके से हमारे इंडियन भाई और बहन कहते हैं ना, हक दिया यार, हक दिया। तो जी हाँ, जिन बॉयज ने बिल्कुल ही हक दिया बांग्लादेश टूर पे, वो सारे बॉयज अभी भी इस टीम का हिस्सा है। बाबर आजम को अभी भी इंक्लूड नहीं किया गया टी20 स्क्वाड में। वो बाबर आजम जो कि टी20 आईज में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है ऑफ ऑल टाइम, टॉप पे है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा और बाबर आजम में सिर्फ 8 रन का फर्क है। वो बाबर आजम जो अभी बांग्लादेश टूर पे आपकी बैटिंग जब बुरी तरीके से एक्सपोज हुई है, आपको नजर आया है कि जहां पे पिच थोड़ी सी भी मुश्किल हुई, आपके बैट्समैन इतने काबिल नहीं है कि वो उस पिच पे खड़े हो सके। आपके बैट्समैन इतने काबिल नहीं है कि वो इनिंग्स बिल्ड कर सके, वो गेम को डीप लेके जाए। आपको जरूरत है एक टेक्निकल बैट्समैन की। उस बाबर आजम को अभी फिर से इंक्लूड नहीं किया गया टी20 स्क्वाड में। आप लोग कहते हैं यार बाबर आजम की इस टीम में जगह नहीं बनती, आप लोग कहते हैं बाबर आजम जो है वो एक फिनिशर नहीं है और टी20 का प्लेयर नहीं है। चले, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं कहता हूं कि आप लोग सही कह रहे हो कि ठीक है जी, बाबर आजम की इस टीम में जगह नहीं बनती, तो फिर मुझे बताएं कि इरफान खान न्याजी क्यों नहीं है इस टीम में। इरफान खान न्याजी ने परफॉर्म नहीं किया पीएसएल में। इरफान खान न्याजी का क्या रोल है, फिनिशर वाला। इस वक्त जो हमारी टी20 स्क्वाड है उसके फिनिशर कौन हमारे चल रहे हैं, खुशी भाई, कभी खुशी कभी दिल, खुशदिल शाह, राणा टू द फहीम टू द अशरफ, और एंड में अभी नवाज भाई आए हैं। नवाज भाई ने तीसरे टी20 में थोड़ी बहुत बेहतर बैटिंग कर ली थी। तो आए सबसे पहले बात करते हैं कभी खुशी कभी दिल भाई की, खुशदिल शाह की। खुशदिल शाह ने अभी तक अपने टी20 करियर में 29 इनिंग्स खेली हैं। ठीक है, मैचेस तो ज्यादा है, इनिंग्स भाई की हैं 29, जिसमें भाई ने किए हैं सिर्फ 309 रन। कितने? 309 रन किए हैं भाई ने। ठीक, भाई की एवरेज कोई 17.6 के करीब है। भाई का स्ट्राइक रेट कोई 106 के करीब है। ठीक है, 106 का स्ट्राइक रेट है। और ये खेल रहे हैं आपके फिनिशर वाले रोल पे। क्योंकि देखिए स्क्वाड तो वही है, फिर वही होना है। तो पांचवें नंबर तक तो आपके आगे हसन नवाज और सलमान अली आगा। छठे नंबर पे आते हैं खुशदिल शाह। सातवें नंबर पे आते हैं राणा टू द फहीम टू द अशरफ। या चले, अगर आपने नवाज भाई को भी खिलाना है तो आप ऊपर कर लें, छठे पे या खुशदिल आ जाएगा या नवाज आ जाएगा। सातवें पे फिर वो आ जाएगा और आठवें पे राणा फहीम अशरफ आएगा। तो अब आप मुझे बताएं, ये आपकी टीम के फिनिशर्स। माइक हैसन की जो ये ऑलराउंडर वाली फिलॉसफी है ना यार, इन थ्योरी इन प्रिंसिपल ये फिलॉसफी बहुत साउंड है। जो मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है, मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको ऐसे खूबसूरत ऑलराउंडर्स चाहिए जिनसे आपको बैटिंग में भी एडवांटेज मिल जाए, जिनसे आपको बॉलिंग में भी एडवांटेज मिल जाए। लेकिन आप पूरी दुनिया के स्टैंडर्ड के ऑलराउंडर तो प्रोड्यूस करो ना पहले। फिलॉसफी अगेन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके मुल्क में उतना फिर टैलेंट भी तो होनी चाहिए ना। उस टैलेंट की इतनी क्वालिटी भी होनी चाहिए ना। आप दुनिया की जरा बड़ी टीमों की तरफ देखो। अब मैक्सवेल भाई और स्टोइनिस भाई तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर्स की बात करें, मिच मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, आप मुझे बताएं ये जो आपके राणा टू द फहीम टू द अशरफ और खुशदिल भाई और नवाज भाई के इनके नेड़े भी लगते हैं तब कोई 50% भी नहीं आते इनके। ये आपके ऑलराउंडर्स है। इंडिया की तरफ आप बात करें, इंडिया के पास कौन है? इंडिया के पास है हार्दिक पांड्या। इंडिया के पास कौन है? इंडिया के पास है रविंद्र जडेजा। ठीक, अब आप मुझे बताएं, रविंद्र जडेजा का भी यही रोल है ना, लेफ्ट आर्म स्पिन कराता है, लेफ्ट हैंड बैटिंग करता है। रविंद्र जडेजा के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं खुशदिल भाई का? है ना, तो खुशदिल भाई उसके कोई 50% जैसी बॉलिंग करा सकते हैं, ना ही खुशदिल भाई 50% जैसी उसकी बैटिंग कर सकते हैं। तो बात सारी की सारी ये है ना, थ्योरी तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पास ये टैलेंट है। हुसैन तलत यार एक खूबसूरत टैलेंट है। हुसैन तलत को इस टी20 स्क्वाड का भी हिस्सा बनाया गया है। मैं सालों से कह रहा हूं कि यार हुसैन तलत इतना खूबसूरत प्रोस्पेक्ट है। मिकी आर्थर के दौर में से चांस मिला था, लेकिन हुसैन तलत के लिए जो करेक्ट फॉर्मेट है ना, वो है वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट। वनडे में और टेस्ट में हुसैन तलत की जगह बनती है, टी20 में हुसैन तलत की जगह नहीं बनती है। आप उससे जितना लोअर डाउन दी ऑर्डर खिला रहे हो, हुसैन तलत इतना बड़ा स्लॉगर नहीं है कि वो उस रोल पे कामयाब हो। अगर आपने इसी रोल पे खिलाना है तो आप इरफान खान न्याजी को क्यों नहीं खिला रहे? आप हैदर अली को क्यों नहीं खिला रहे? हैदर अली की ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आई एग्री विद यू 100% ऑन दैट। लेकिन कम से कम हैदर अली इज रिनाउंड फॉर हिटिंग ना, हैदर अली इज रिनाउंड फॉर स्लॉगिंग ना। अब मैं कहता हूँ, कहना मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि मैं ऐसी बात कहूंगा। लेकिन अगर आपने खुशदिल शाह, राणा फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत को ये फिनिशर रोल में खिलाना है, तो फिर तो आप चाचे को खिला ले। चाचा इनसे बेहतर ऑप्शन है। तो इस टीम की मुझे समझ नहीं आ रही कि ना कोई सर है ना पैर है। बॉलिंग की तरफ अगर हम चलें जी, तो बॉलिंग में हमारे जो तीन टॉप ये बड़े नाम हैं, वो तीनों के तीनों वापस आ गए हैं। प्रीमियम भाई यानी शाहीन शाह अफरीदी वापस आ रहे हैं।
जान टू द विक यानी हसन अली भाई वापस आ रहे हैं, और पानीपुरी एक्सप्रेस यानी हारिस रऊफ भाई भी टीम में कमबैक करें। तीनों आपके सीनियर बॉलर्स हैं, बॉलिंग डिपार्टमेंट तो आपका स्टैक्ड है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि यार ये थोड़ी सी टफ कॉल है, लेकिन सलमान मिर्जा के साथ है ज्यादती। सलमान मिर्जा जिसने बांग्लादेश टूर पे 3 मैचेस में 7 विकेट्स लिए हैं, कोई 5 की इकोनॉमी से इसने बॉलिंग कराई है, सलमान मिर्जा को इस वक्त टीम में होना चाहिए था। सलमान मिर्जा का ये पहला टेस्ट था इंटरनेशनल क्रिकेट का। सलमान मिर्जा का पहला टेस्ट ही अवे कंडीशंस में आया, और अगले ने बांग्लादेश की ए टीम के साथ, जब बांग्लादेश पाकिस्तान आई थी वो बांग्लादेश की ए टीम नहीं थी, अभी बांग्लादेश में बांग्लादेश की ए टीम खेल रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, और सलमान मिर्जा ने तीनों मैचेस में नए बॉल से आपको विकेट्स निकाल के दिए। इतना मुझे इस लड़के ने इंप्रेस किया है। वेरी टफ कॉल अगेन, आप कैसे जगह बनाओगे इन तीनों को, आप ड्रॉप तो नहीं कर सकते। हारिस रऊफ को आप मेरे हिसाब से आप फिर भी ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन फिर सलमान मिर्जा है नए बॉल का बॉलर, मिडल ओवर्स वाला बॉलर नहीं है, और जो हारिस रऊफ भाई का एक वाहिद अच्छी चीज है वो है उनकी पेस। उनकी पेस, उनका एज है। मुझे अफसोस हुआ है बड़ा कि सलमान मिर्जा को जगह नहीं मिली, लेकिन रैशनली देखा जाए तो चले एक तरीके से आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अब्बास अफरीदी को ड्रॉप कर दिया यार। मतलब जो बंदा आपका इतना कंसिस्टेंटली आपकी टीम के साथ चल रहा है, जो बंदा इज रिनाउंड एज अ T20 बॉलर, जो बंदा आपको नजर आता है, जब आप देख रहे होते हो ना, आपको नजर आता है कि यार ये थिंकिंग बॉलर है, ये थोड़ा सोच के बॉलिंग करता है, ये उस तरह नहीं है आरिस रऊफ के बस आके फेंकते जाओ, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करता है। अच्छा, हम आपको नजर आता है कि एनालाइज कर रहे हैं कि मुझे इसको क्या बॉल करानी है, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, इसकी क्या वीकनेस है। अब्बास आफरीदी को भी ड्रॉप कर दिया गया, ये तो बड़ी अजीब बात है। सुफियान मुकीम को वनडे स्क्वाड का भी हिस्सा बनाया गया है, सुफियान मुकीम को T20 स्क्वाड का भी हिस्सा बनाया गया। सवाल ये पैदा होता है कि सुफियान मुकीम को खिलाएंगे कब, या ये इसके साथ भी वही होता रहेगा कि ये जिस तरह मिस्त्री भाई अबरार अहमद पहले कोई 1.5, 2, 2.5, 3 साल बेचारे सिर्फ और सिर्फ टीम के साथ एक स्पॉट बॉय बने हुए थे, जिन भाई का सिर्फ काम था सबको चाय पिलाना, उनको गपशप लगाना, जोक सुनाना। सुफियान मुकीम अभी वो रोल अदा कर रहे हैं, जो कि बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि कब से मैं रो रहा हूं दो लोगों के लिए। एक नाम है साहिबजादा फरहान, दूसरा नाम है सुफियान मुकीम। साहिबजादा फरहान पे आप लोगों ने मेरे साथ एग्री नहीं किया। अभी आप लोगों ने देख लिया बांग्लादेश में जो आखिरी मैच खेला है, मुश्किल पिच पे साहिबजादा फरहान ने जितनी कन्विंसिंग शॉट्स मारी कि उसको पिच पे एतबार था कि मैं मारूंगा और लगेगी नहीं, मेरे साथ कोई मसला होगा। ये जो कॉन्फिडेंस और ये जो फॉर्म आपके लिए करते हैं ना, ये और कोई चीज आपके लिए नहीं करती। यही वो कॉन्फिडेंस है जो इस वक्त साइम अयूब भाई में नहीं है, यही है वो कॉन्फिडेंस जो इस वक्त हमारे फौजी भाई में नहीं है। साहिबजादा फरहान को आई रियली होप कि जो हमारी वेस्ट इंडीज जा रही है अब टीम, साहिबजादा फरहान को बेंच पे नहीं बिठाया जाए, साहिबजादा फरहान को ओपन कराया जाए तीनों मैचेस में। साहिबजादा फरहान बेशक पहले मैच में फेल हो जाए, साहिबजादा फरहान बेशक दूसरे मैच में फेल हो जाए, लेकिन ओपन किससे कराना है हमने? साहिबजादा फरहान से। क्यों? क्योंकि साहिबजादा फरहान डिजर्व करता है यार। इस साल में अगले ने 4 सेंचुरीज मारनी है, इतना कोई क्रेजी फॉर्म में चल रहा है, साहिबजादा फरहान की टीम में जगह बनती है। अब आप रोटेट करते रहो फखर जमान या साइम अयूब में, वो अब इज अ डिसीजन फॉर मैनेजमेंट। मेरे हिसाब से आई वुड स्टिल बैक साइम अयूब अगेन इस वक्त बुरे फॉर्म में है। मुझे लगता है कि अगर आप साइम अयूब को कुछ मैचेस के लिए बाहर बिठा दोगे तो साइम अयूब के लिए बेहतर होगा, क्योंकि जब आपसे नहीं हो रहा ना, तब आपसे नहीं हो रहा, आप चाहे जितनी मर्जी जान लगा लो, आप, मैं कहता हूं अपना मतलब जितना कर सकते हो आप अपनी तरफ से 500% कर रहे हो, लेकिन जब आपसे नहीं हो रहा तब आपसे नहीं हो रहा। साइम अयूब अभी उसी दलदल में फंसा हुआ है कि साइम अयूब जितनी जान मार रहा है वो आपको नजर आ रहा है, लेकिन साइम अयूब से इस वक्त नहीं हो रहा। आई थिंक साइम अयूब को फिलहाल ब्रेक दें, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा इजी कराएं, उसका कॉन्फिडेंस वापस लाने दें, स्क्वाड के साथ रखें, लेकिन बैक करें ओपनिंग स्लॉट के लिए फिलहाल तो फखर जमान को, क्योंकि बाबर आजम को तो खिलाना नहीं है आपने। वही बात होगी जो मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं कि मेरे हिसाब से जो सबसे आइडियल ओपनिंग होनी चाहिए आपकी फॉर द वर्ल्ड कप एंड फॉर द एशिया कप, वो है साहिबजादा फरहान और बाबर आजम। बाबर आजम 120 प्लस के स्ट्राइक रेट से अगर खेलेगा, साहिबजादा फरहान एग्रेसिव शॉट्स खेलेगा, खूबसूरत पार्टनरशिप बिल्ड हो सकती है। मसला हमेशा कहाँ आता है? मसला वहां आता है जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों ओपनर आ जाते हैं, क्योंकि दोनों एंकर रोल खेलते हैं, दोनों सिमिलर स्टाइल ऑफ प्लेयर्स हैं, दोनों की पावर हिटिंग गेम एज सच नहीं है। तो वहां पे आप फंसते हो। अगर आप एक इतना बंदा खिला लो ना, अगर वही बात है दोनों में चॉइस है बिटवीन मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब एंड बाबजी, तो बाबजी डिजर्व करते हैं। ये मेरी जितनी लॉजिक है, मेरी जितनी थिंकिंग है, मेरी आर्ग्यूमेंट है। आगे अगेन वही बात है, लेट्स सी। अब मुझे तो नहीं लग रहा कि एशिया कप से पहले ये लोग बाबर आजम को खिलाएंगे,
देखते हैं क्या परफॉर्मेंस देते हैं हमारे बॉयज एशिया कप में, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस देते हैं हमारे बॉयज वेस्ट इंडीज जाके। वेस्ट इंडीज टूर पे बैटिंग कंपैरेटिवली इजी होगी क्योंकि उनकी पिचेस कंपैरेटिवली फ्लैट है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, या ओवरऑल भी इजी होगी बैटिंग। तो बैट्समैन के लिए ये सीरीज अच्छा मतलब जाएगी मेरे हिसाब से। बॉलर्स के लिए मुश्किल होगा क्योंकि अगेन फ्लैट ट्रैक्स पे कैरेबियन पावर, ये जो कहते हैं ना काली आंधी बॉयज को उनके घर में रोकना कम स्कोर करने से, T20 स्पेशलिस्ट हैं वैसे ही सारे काली आंधी बॉयज, तो वो एक टास्क होगा। लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड टू सी शाहीन शाह अफरीदी बैक। शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी कुछ अरसे में जितनी मेहनत डाली है, जिस तरीके से PSL के एंड में इसने बॉलिंग कराई है, जो इसका रिदम नजर आ रहा था, जो इसकी बॉडी लैंग्वेज में मुझे कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, वो बड़ा अच्छा था। जॉन विक भाई ने तो अभी इंग्लैंड में भी बहुत टाइट परफॉर्मेंस दी है, जो इंग्लैंड में T20 खेल रहे थे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे हैं। जॉन विक भाई के लिए आई एम एक्साइटेड। हारिस रऊफ का यार मैं आई एम नॉट रियली कन्विंस्ड। हारिस रऊफ एक बहुत अच्छा बॉलर रह चुका है, एक बड़ा क्रूशियल बॉलर रह चुका है पाकिस्तान की T20 हिस्ट्री का, लेकिन आखिरी 1.5-2-3 साल से मुझे हारिस रऊफ में कोई स्पार्क नजर नहीं आया। आई रियली होप कि हारिस रऊफ मुझे गलत प्रूफ करे और इस सीरीज में परफॉर्म करे, लेकिन अगर इस सीरीज में परफॉर्म नहीं करता तो मेरे हिसाब से इट इज टाइम कि वी लुक बियॉन्ड हारिस रऊफ। हारिस रऊफ को वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया, शाहीन शाह अफरीदी साहब को वनडे स्क्वाड का भी हिस्सा बनाया गया है, और हसन अली भाई को भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। हारिस भाई जो है हमारे आप सबके फेवरेट हारिस डिविलियर्स भाई T20 स्क्वाड का भी हिस्सा है, हारिस भाई वनडे स्क्वाड का भी हिस्सा है। वनडे स्क्वाड में तो मेरा नहीं ख्याल कि भाई खेलेंगे, और नहीं खेलना चाहिए, खुदा का वास्ता आप हारिस को वनडे में नहीं खिलाइएगा। T20 में आप हारिस भाई, आप उनको फ्लैट पिच मिलेगी वेस्ट इंडीज में, खुदा का वास्ते हारिस भाई वहां पे कुछ करने आ, क्योंकि आपने जितनी एम्बेरसिंग ये सीरीज खेली है वेस्ट इंडीज, ये अपनी बांग्लादेश वाली, स्पेशली जो तीसरे T20 में मोहम्मद हारिस ने बैटिंग की है, वो 10-11-12 बॉल्स की जो इसकी इनिंग्स थी, मैं कभी भी इतना एम्बेरस नहीं हुआ कि यार ये बंदा, किसी प्लेयर को लेके बाय द वे, कि ये बंदा, ठीक है, ये बंदा पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। वो जो हारिस ने तीसरे T20 में इनिंग्स खेली ना 10-12 बॉल्स की, मुझे शर्म आई और मुझे अफसोस हुए कि यार ये बंदा खेल रहा है टीम पाकिस्तान के लिए। तो फ्लैट पिच है, हारिस भाई कुछ कर लें। अब अगर हम वनडे स्क्वाड की तरफ चलें तो वनडे स्क्वाड में जी बड़े रूमर्स चल रहे थे कि अब सलमान अली आगा को पूरा वाइट बॉल फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया जाएगा। रूमर्स तो ये भी चल रहे हैं कि सलमान को, स्टीव वॉस्टन को टेस्ट का भी कैप्टन बना दिया जाएगा, लेकिन सबके सवालों का जवाब मिल चुका है। कैप्टन अभी भी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब हैं, जो कि ठीक है यार, मतलब वाई नॉट। अगला कैप्टन था शाहीन के साथ, आपने ज्यादती की, शाहीन को आपने कैप्टन बनाया, एक सीरीज के बाद हटा दिया, न्यूजीलैंड में बुरी तरीके से जलील हुआ है। रिजवान के यार जो अगेन एट द एंड ऑफ द डे, लोकल लेवल पे भी इसने डोमेस्टिक में भी अच्छी कैप्टनसी की है हमेशा, इसने PSL में भी अच्छी कैप्टनसी की है हमेशा। रिजवान की कैप्टनसी से जो मुझे मसला है ना, एक तो ये कि ये जो आके बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते रहना कि जी मेरा तो कोई से ही नहीं था सिलेक्शन में, ये नहीं करना चाहिए। अगर आपका से नहीं है सिलेक्शन में तो आपको फिर उस वक्त भी बोलना चाहिए था जब आप जीत रहे थे, ठीक है। हारने के बाद आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि जी मेरा कोई से नहीं है सिलेक्शन में, और आप मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कोई बातें करने वाली है कि मेरा तो कोई से ही नहीं है सिलेक्शन में, ये बातें इस तरीके से नहीं होती। दूसरा, जो न्यूजीलैंड टूर पे पूरी तरीके से आपकी टीम, अल्लाह माफ करे, जलील हो रही थी, वहां पे रिजवान पोस्ट मैच इंटरव्यू में आके एक ही बात करता रहता है जी, के करता रहा था सॉरी, कि मैं बहाने नहीं बनाना चाह रहा लेकिन कंडीशंस मुश्किल है। वो मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ कि यार कंडीशन चाहे जैसी भी है, इट इज योर जॉब, सही है। बारिश हो रही है, बर्फ हो रही है, आपको जाना है नौकरी पे। जो आम आदमी है ना, जिसने नौकरी करनी है, वो बारिश हो रही है, ट्रैफिक फंसा हुआ है, कुछ भी हो गया है, उसको नौकरी पे जाना है। तो ये एक्सक्यूज देना कि यार कंडीशंस मुश्किल हैं, ये आप पे सूट नहीं करता। आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हो, ठीक है, आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन हो, बहुत बड़ा एजाज है कि आप अपने मुल्क के कैप्टन हो। वो देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। अदर देन दैट आई ऑनेस्टली डोंट माइंड मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब वनडे का कैप्टन। बॉब्जी को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ऐसे लग रहा है कि सदियां गुजर गई हैं, मैंने बॉब्जी जान की कवर ड्राइव नहीं देखी। बाबर जान जो है हमारा, बाबर खाना की कवर ड्राइव देखने को मिलेंगी। बाबर खाना का होपफुली मुझे देखने में लग रहा है अभी तक पिक्चर्स वगैरह में, बाबर खाना थोड़ा सा स्लिम भी हुआ है, फिट भी हुआ है बॉब्जी बॉय। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि वो ग्राउंड में क्या जवाब देता है। वैसे भी बॉब्जी की फेवरेट चीज ये है ना, जब भी उसे कोई बात होती है, कोई कहता है तो कहता है जी ग्राउंड में जवाब देंगे। वो अलग बात है, बॉब्जी बेचारी से आखिरी 2-3 साल से कोई ग्राउंड में जवाब दिया नहीं जा रहा। लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड टू सी बाबर आजम बैक इन द स्क्वाड। शाहीन शाह अफरीदी वनडे में भी है, नसीम भाई को भी इंक्लूड किया गया है वनडे स्क्वाड में। अच्छा है, इनको T20 से दूर रखा गया है, वनडे के लिए भी अच्छा। इस तरीके से अभी भी मैं नसीम शाह पे कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि
नसीम शाह ने कोई ग्रोथ नहीं की, जितना अरसा ये क्रिकेटर रहा है पाकिस्तान के लिए, इसने बड़ा अल्लाह ताला ने इसको बड़ी इज़्ज़त दी है। लेकिन जो एक ग्रोथ होती है ना पर्सनल, कोई नई स्किल मुझे नसीम शाह में देखने को मिली नहीं है। जब से नसीम शाह ड्रॉप हुआ है, नसीम शाह अपनी फ़िटनेस पे मेहनत कर रहा है, वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। वही है ना कि जब आप बाहर होते हो तब आप फिर और जान मारते हो कि यार ये तो गलत हो रहा है, मुझे कोई रिप्लेस कर देगा, जल्दी से एफर्ट मारो, जान मारो, टीम में वापस आओ। सियासत से टीम में वापस नहीं आओ मेरे भाइयों, परफॉर्मेंस से टीम में वापस आओ। नसीम भाई के लिए आई फील लाइक ये जो है ना, ये वनडे सीरीज़ एक आखिरी चांस होना चाहिए। अगर इसमें भी नसीम भाई का अपनी लाइन लेंथ पे कंट्रोल नहीं है, इसमें भी नसीम भाई की पेस अगर माठी है, इसमें भी अगर नसीम भाई मार खाते हैं, तो नसीम भाई की जगह यार नए टैलेंट को इंक्लूड करें। आकिफ जावेद जो न्यूजीलैंड आपका टूर था, मेरे हिसाब से आपका सबसे जो अच्छा परफॉर्मेंस था, वो परफॉर्मर था, वो था आकिफ जावेद। आकिफ जावेद गायब, ना आकिफ जावेद का नाम था ये जो कैंप लगा हुआ था उसमें, ना आकिफ जावेद का नाम था आपकी ये जो बांग्लादेश स्क्वाड जा रही है, ना आकिफ जावेद का नाम है इसमें। अगर आकिफ जावेद इंजर्ड है यार और मुझे नहीं पता, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता दें। लेकिन आई वुड बैक लेट्स से समवन लाइक सलमान मिर्जा वनडे के लिए, क्योंकि सलमान मिर्जा जिस लेंथ पे बॉलिंग कराता है ना, वो आइडियल लेंथ है वनडेज के लिए और टेस्ट के लिए। टेस्ट में तो थोड़ा टाइम है, इसका रेड बॉल से इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट वनडे में ये बहुत बहुत अच्छा बॉलर बन सकता है सलमान मिर्जा मेरे हिसाब से। क्या ख्याल है आप लोगों का, अच्छा बॉलर बनेगा सलमान मिर्जा वनडे का? मुझे तो डेफिनेटली लगता है बहुत अच्छा ये बॉलर बन सकता है। और वही है, अगर नसीम, अगेन वही बात मैं सॉरी रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अगर नसीम परफॉर्म नहीं कर रहा तो इससे बाहर करे। हसन नवाज को जी वनडे स्क्वाड में भी इंक्लूड कर लिया गया है, मेरे हिसाब से अच्छा साइन है। मिडल ऑर्डर आई फील लाइक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मिडल ऑर्डर में हम सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। हम मिडल ऑर्डर में टेस्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं जब से मिसबा उल हक, यूनुस खान, असद शफीक रिटायर हुए हैं। वनडे में हम मिडल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहे हैं जब से मिसबा उल हक, यूनुस खान और मोहम्मद हफीज जैसे लोग रिटायर हुए हैं। T20 में भी आई फील लाइक जब से हफीज रिटायर हुआ, हमारा ना मिडल ऑर्डर का बड़ा मसला चल रहा है। तो मिडल ऑर्डर के लिए आई एम रियली होपफुल कि हसन नवाज विल ब्लॉसम इनटू अ वंडरफुल क्रिकेटर। T20 में तो इसने अपनी झलकी दिखाई है। हसन नवाज का भी वही है, या तो विन है या तो लर्न है, या तो भाई डक पे आउट होते हैं, या भाई फिर इतने खूबसूरत छोटे मारते हैं, आप कहते हो आहा हा 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 हा। तो हसन नवाज का नाम देख के मुझे अच्छा लगा। सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है, सलमान अली आगा भी खेलेगा। अब्दुल्ला शफीक को इंक्लूड किया गया है, वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग अब्दुल्ला शफीक को खिलाएंगे। जबकि मेरे हिसाब से अगेन आपके पास ओपनर्स तीन आपने रखे हैं, एक आपने फौजी भाई को रखा है, एक आपने साइम अयूब भाई को रखा है, एक आपने अब्दुल्ला शफीक को रखा है। मेरे हिसाब से दोनों में से किसी एक को ड्रॉप होना चाहिए, साइम अयूब को या फखर जमान को, और अब्दुल्ला शफीक को खेलना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी झलकियां दिखाई हैं हमें PSL में। अब्दुल्ला शफीक वो जो हमारा इंडिया वाला वर्ल्ड कप था उसमें अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी मारी। किताबी का मसला ये है कि इसका बस वो जो एक गैप आता है ना बैट में, वहां से ये हमेशा बोल्ड होता है, वहीं से ये हमेशा निक करता है, ये इसका थोड़ा सा टेक्निक में मसला है। लेकिन टेक्निकली वेरी 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 ब्यूटीफुल बैट्समैन टू वॉच, एंड आई फील लाइक वनडे में अब्दुल्ला शफीक डिजर्व करता है बैकिंग। तो लेट्स सी क्या होता है। पहले जी 3 T20 आइज हैं, उसके बाद तीन जो है हमारे वनडेज होंगे। वनडे में अब बॉलिंग हमारा डिपार्टमेंट यही हो गया, शाहीन शाह अफरीदी साहब हो गए, हसन अली भाई हो गए। बाकी वनडे में भी हम वही ऑलराउंडर फॉर्मूला खेलेंगे, राणा टू द फहीम टू द अशरफ एंड हुसैन तलत। हुसैन तलत को मैं यार वनडे में बैक करूंगा। आई फील लाइक वनडे के लिए बहुत स्मार्ट एडिशन है हुसैन तलत। बट ऑनेस्टली यार, फॉर मी आई एम वेरी कंसर्न। आई नो कि इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्मेंस होगी वेस्ट इंडीज में, क्योंकि वो ये फ्लैट ट्रैक्स हैं, फ्लैट ट्रैक्स पे तो हमारे बॉयज जीते हैं, इनसे तो मुश्किल पिच पे खेला नहीं जाता ना, क्योंकि वहां पे आपको टेक्निक चाहिए होती है, वहां पे आपको टेम्परमेंट चाहिए होती है। तो लेट्स सी क्या होता है। 31 तारीख से जी शुरू है सीरीज, पहले 3 T20 जो है वो USA में है, उसके बाद हम वेस्ट इंडीज चले जाएंगे। तो बताएं मुझे कमेंट्स में यार, क्या ख्याल है आपका स्क्वाड सिलेक्शन का? क्या ख्याल है, आपको लगता है किस प्लेयर के साथ ज्यादती हुई है, किस प्लेयर को सही इंक्लूड किया गया है, किसको ड्रॉप होना चाहिए था और किसको सेलेक्ट होना चाहिए था? ये सारी बातें मुझे कमेंट्स में बताएं। यही है यार आज की वीडियो। जाते जाते आखिरी बात, मेरी वीडियोस को प्लीज लाइक करो, उन पे कमेंट करो, उन्हें शेयर करो, और अगर आप नए हो तो क्या करो, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।